हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मेंस 450 प्लस। आज हम लोग देखेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है, बहुत आर्टिकल आ चुके हैं न्यूज़ पेपर में इससे रिलेटेड। ओके, और ये आपके मेंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इस बार के। ओके, सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये PYQs हैं। अब देखिए जरा, यहाँ पर क्या पूछा गया था। कुछ नाम दिए गए थे आपको। ओके, और पूछा गया था ये क्या है ये। ओके, किस रेफरेंस में। तो इसका आंसर बर्ड्स था। ठीक है, इसी तरह इसीलिए इस तरह के जब नाम्स आते हैं ना, तीन चार नाम किसी एक ही चीज से रिलेटेड, तो उनपे एक नजर तो आपको डालनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी उस तरीके के पूछ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, कार्बोफेरॉन एंड ऑल दिस। ठीक है, ये चार नाम दिए और पूछा गया दीज केमिकल्स आर यूज्ड एज। ओके, सो आंसर वाज पेस्टिसाइड्स। तो उसी तरीके से पीवाईक्यू से सीखते हुए हमें यहाँ पर कुछ नाम देखने होंगे। एक तो अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज के, और उसी तरीके से उनके लिए यूज होने वाले ड्रग्स के नाम। ओके, तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, फिर हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। ऑलराइट, पीवाईक्यू आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से अपने न्यूज़पेपर वगैरह को फॉलो करना है। और वैसे भी इस टॉपिक को लेकर हम इतना डिस्कशन कर चुके हैं न्यूज़ में। अगर आपने अभी तक न्यूज़पेपर एनालिसिस डेली फॉलो किया होगा, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स आएंगे मेजोरिटी आपको पता होंगे। चलिए, पहले अब इंट्रोडक्शन की जब बात आती है तो हमारे पास दो चीजें जरूरी हो जाती हैं। एक तो कुछ तो उससे रिलेटेड डेटा होना चाहिए, और कुछ उससे रिलेटेड डेफिनेशन होनी चाहिए। राइट, और थर्ड तरीका होता है उस चीज का ओरिजिन देना। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया फिट होता है। डेटा की बात करें तो हाँ बिल्कुल, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की थी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने। ओके, इसने एक रिपोर्ट अपनी रिलीज की और उसमें कहा कि इंडिया इज हाईएस्ट। क्या हो रहा है इसमें, इंडिया हैव द हाईएस्ट बर्डन ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ओके, सो ये यहां पर निकल के आई पहली बात। दूसरी, डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट ने इसको वर्ल्ड में टॉप 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट माना है। ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट। ओके, तो ये दो चीजें हैं जिस वजह से ये न्यूज में आया था। एक एनसीडीसी की रिपोर्ट, और दूसरा डब्ल्यूएचओ का स्टेटमेंट। क्लियर। नो, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, यानी कि कहीं ना कहीं जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, दे आर डेवलपिंग ए रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं वो अगेंस्ट दी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, यानी कि दवाइयों के अगेंस्ट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। राइट, तो अब जैसे कि कोविड का जब टाइम आया था और डॉक्टर्स इनफैक्ट उस टाइम चेक ही नहीं कर रहे थे नॉर्मल फीवर वगैरह के लिए। ओके, तो आप लोग सभी ने लगभग यही किया था, एक पैरासिटामोल साथ में एक एंटीबायोटिक्स ले ली। ओके, उस टाइम पर एंटीबायोटिक का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ा था। और नॉर्मल में भी अगर आप कहीं भी देखेंगे, इवन एजुकेटेड क्लास में भी देखेंगे, तो दे जस्ट टेक ए पैरासिटामोल अलोंग विद एंटीबायोटिक्स। ओके, तो उसका जो ओवर कंजम्पशन होता है, उस वजह से क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इवॉल्व होते हैं, और जो एजेंट आ रहा है उनको हार्म करने, उसके अगेंस्ट वो अपनी एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये एजेंट को बार बार कंज्यूम कर रहे हैं बॉडी में, वो समझ रहा है कि ये किस तरीके से अटैक करेगा और अपनी एक रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू कर देता है। राइट, सो यू कैन डिफाइन दिस AMR एज द रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ओके, टू विच दे वर अर्लियर सेंसिटिव बट नाउ दे आर नॉट सेंसिटिव एनी मोर, क्योंकि वो इवॉल्व हो चुके हैं। ओके, अब यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें सब आ जाएंगे। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फंगई। ठीक है, सभी आ जाएंगे इसमें। उसी तरीके से जब हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की बात करें, यानी दवाइयों की, ठीक है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स आ जाएंगे। उसी तरीके से फंगीसाइड्स। ओके, पैरासाइट और एंटीवायरल एजेंट्स वगैरह सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी डेफिनेशन की। अब याद रखिए कि ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया, इसमें से कुछ नाम है जो न्यूज़पेपर में बार बार आए, तो उसको एक बार देख लो। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है उस वे में। एक तो सबसे कॉमन है ई कोली, जो शायद हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। दूसरा था क्लैप्सिएला। राइट, थर्ड वॉज नो, एसिनो, एसिनेटोबैक्टर। उसी तरीके से स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, और एक और है लास्टली, दैट इज
एंटेरोकोकस। ठीक है, ये मैंने सारे इसलिए बताए क्योंकि ई कोली इतना कॉमन है कि वो आपको शायद उसमें ना दे ये चीज। ठीक है, ये 4 नाम देकर भी वो आपको पूछ सकता है ये सब क्या है। तो दीज आर ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ओके, उसी तरीके से अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यानी कि अलग अलग दवाइयों की बात करें तो इसमें कुछ थर्ड जनरेशन है जो अब यूज होती हैं दवाइयाँ। ठीक है, इस थर्ड जनरेशन में कुछ नाम जान लेते हैं, जैसे सेफेलोस स्पोरेंस। ओके, उसी तरीके से इमिडोजोल्स, एमिनो ग्लाइकोसाइड्स, सेफ्ट्रिया एक्सोन, मेट्रोनिडाजोल, एमिकेसिन एंड पेरिसिलिन। ठीक है, ये सब आपके एजेंट्स हैं। ठीक है, दवाइयां हैं जो इनको एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को ट्रीट करने सॉरी इन इन सबको ट्रीट करने में यूज होती है। ठीक है, तो ये दो चीजें आप याद रखेंगे फॉर योर प्रीलिम्स स्पेसिफिकली। ठीक है, बाकी मेंस में आपसे जो पूछा जाएगा वो सब इसके चैलेंजेस, मेजर्स वगैरह ये सब चीजें पूछी जाती हैं। ओके, नाउ अब एक चीज और समझिए कि ये जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, ठीक है, या जिनको हम नॉर्मल टर्म्स में एंटीबायोटिक्स कह रहे हैं, ये सिर्फ ह्यूमंस में यूज नहीं होती है, ये एनिमल्स को भी दी जाती है। राइट, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह में भी इनका जम के यूज होता है ओवरऑल। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि इनसे जनरेट होते हैं बग्स, या जिनको आप कह सकते हो सुपर बग्स। एंड दीज सुपर बग्स आर ऑलरेडी रेजिस्टेंट टू एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। ऑलराइट, अब क्योंकि हम लोग मिल्क मिल्क कंज्यूम करते हैं, मीट कंज्यूम करते हैं, उस वजह से ये सब ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो इन एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनसे ये इम्प्रॉपर सैनिटेशन वगैरह के थ्रू या एक तरीके से इन्फेक्शन के थ्रू भी डेवलप हो जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप्स के हो सकते हैं ये। ठीक है, टाइप्स ऑफ एएमआर, ज्यादा डिटेल में नहीं लेकिन कम से कम पता होना चाहिए। देखिए, एक तो होता है नेचुरल, यानी कि इसमें एंटी माइक्रोबियल, जब मैं बोल रहा हूँ ना आपसे कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, यानी इन शॉर्ट में आपसे दवाइयों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ड्रग्स की, एंटीबायोटिक, तो इसमें नेचुरल वालों में उनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर माइक्रोब्स अपने आप ही डिजीज कॉज करते हैं आपको। ठीक है, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद एंटी माइक्रोबियल्स। ओके, और ना ही उनमें कोई हेरिडिटी टाइप की चीजें होती है कि अगर आप इनको कंज्यूम किया तो ये हेरिडिटी भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें इसमें नहीं होता। ठीक है, ये नेचुरल है, एकदम अपने आप होता है। नेक्स्ट होती है एक्वायर्ड। ये सब थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, इसके बाद की जो हैं वो पूरे मेन स्पेसिफिक रहेंगे। ये सिर्फ आपके प्रीलिम्स में जिस तरीके से पूछे जा सकते हैं उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये होता है ड्यू टू चेंजेस इन जेनेटिक्स। ठीक है, चेंजेस इन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, यहाँ पर माइक्रोब अपने आप को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर वो अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। ओके, और रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं अगेंस्ट द ट्रीटमेंट। क्लियर। थर्ड थर्ड होता है क्रॉस रेजिस्टेंस। देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जो दवाइयां बनाते हैं ना, उनमें भी ऑलमोस्ट सेम सेम स्ट्रक्चर ही यूज करते हैं। जो माइक्रोब का है ना, उसी का स्ट्रक्चर यूज करके हम लोग दवाई बनाते हैं। तो दोनों आपस में ही एक दूसरे से क्रॉस करके रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। दैट इज अ थर्ड फॉर्म। देखिए, नेक्स्ट इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एंड पैन रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि वो इस लेवल की रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका होता है कि आप जो मर्जी ड्रग ले लीजिए, ठीक है, उस पर इम्पैक्ट नहीं होता। ओके, और ये होता है जब आप बार बार लेते रहते हो, ओवर कंजम्पशन लेते हो, तो वो समझ जाता है कि ये किस तरीके से पैटर्न यूज करेगा, क्या अटैक करेगा मुझ पे, एंड वो अपने आप को पूरी तरीके से इवॉल्व कर लेता है। ओके, तो यहाँ पर जो भी चीजें अभी तक जानी है ये सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जानी है, या कह लीजिए कि सिर्फ एक इंट्रोडक्शन भर जाना है हमने कि अगर क्वेश्चन आता है तो हमें अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से तैयार करना है। अब हमारे लिए जो जरूरी है यहाँ पर मेंस में, वो कि इसके लिए रीजंस क्या हैं, ठीक है, और इसके लिए मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं। तो रीजंस न्यूज़पेपर में जैसे आ रहे थे हम वैसे के वैसे ही इसको तैयार करेंगे। मेजर्स सिर्फ हम देखेंगे गवर्नमेंट ने पिछले कई ईयर्स में इसको लेकर क्या मेजर्स लिए हैं। ओके, सो पहला रीजन है मिसयूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन।
ओके, देखिए, ओवर द काउंटर, ठीक है, आप मेडिकल पे जाते हैं, आपको दे दिया जाता है विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो ओवर द काउंटर सेल बहुत ज्यादा है इसकी। दूसरा दूसरा रीजन है सेल्फ मेडिकेशन, ठीक है, बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए इंसान सोचता है कि मैं इसको दवाई ले लूं एंड ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। तीसरा तीसरा रीजन है, लोगों को लगता है कि मुझे जल्दी ठीक होना है, ओके, आप कह सकते हो कि इम्पेशंस, ठीक, डॉक्टर कई बार कहता है 3 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, बट नहीं, हमें तुरंत रिलीफ चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा ओवर यूज ले लेते हैं, ठीक। और कोविड-19 के टाइम पर इसका ओवर यूज और ज्यादा हुआ था, बिकॉज नो वन न्यू कि कैसे इस फीवर को कंट्रोल किया जाए, तो सब लोग डॉक्टर्स भी जो थे वो बस आपको यही सब प्रेस्क्राइब कर रहे थे कि बस आपका कैसे भी फीवर कम हो जाए। दूसरा है इनएडिक्वेट लेबोरेटरी फैसिलिटीज। ये हमने न्यूज़पेपर टाइम भी देखा था कि लेबोरेटरी में इसकी टेस्टिंग होती है, ठीक है, उसके बाद क्लिनिक में इसकी रिपोर्ट भेजी जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेस्टिंग होती है आपके, या तो मॉर्निंग में होगी तो रात तक रिपोर्ट मिलती है, या आज हो रही है तो कल रिपोर्ट मिलती है, ठीक है। तो ये जो बीच में डिले होता है, ये पेशेंट को और ज्यादा इम्पेशेंस कॉज करता है, राइट। यानी कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं लेबोरेटरी की जो फैसिलिटीज है ये कम है, इसको बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जल्द से जल्द जो टेस्ट की रिपोर्ट हो वो क्लिनिक पे पहुंचे और डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करे कि इस बंदे को एंटीबायोटिक्स की जरूरत है या नहीं है। क्लियर। अच्छा, मैंने आपके साथ ना कुछ डेटा भी उस टाइम डिस्कस किया था, जो हमको शायद याद रखना चाहिए इसके लिए इंट्रोडक्शन के। देखिए, 55% लोगों को मेडिसिन जो दी गई, ठीक है, वो कई बार ऐसे ही दे दी गई बिना ये जाने कि इनको जरूरत है या नहीं, ओके। और सिर्फ 45 ऐसे थे जिनको अ, जिनको डॉक्टर्स ने प्रेस्क्राइब की, और 6% सिर्फ ऐसे थे जिनको प्रॉपर प्रॉपर टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद जो जरूरत थी कि कौन सी वाली एंटी माइक्रोबियल ड्रग देनी है, वो दी गई सिर्फ 6% लोगों को, ठीक है। ये तीनों डेटा हमें अपने न्यूज़पेपर से ही मिले थे। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट लेबर लेबोरेटरी फैसिलिटी, ठीक है, वो हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो रीजंस है ना, वही आपका वे फॉरवर्ड बन जाएगा कि हमें और क्या करना चाहिए। तो हमें नंबर ऑफ लेबोरेटरीज बढ़ानी चाहिए ताकि टेस्टिंग क्विकली हो सके, ठीक है। हमें इसका मिसयूज कम करना चाहिए, तो यही चीज आपकी वे फॉरवर्ड या मैचर्स में भी आ जाएगी, तो इसलिए इसको अच्छे से समझिए। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रेन्ड हेल्थ केयर पर्सनल। तो हाँ, बिल्कुल है, हम मतलब हम क्वालिटी जानते हैं अपनी, ठीक है। और उसके अलावा मोस्टली जो हम लोग कहते हैं कि थोड़े से अनट्रेन डॉक्टर्स टाइप, जिनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कंपाउंडर्स कहते हैं, ठीक है, वो जनरली सिर्फ दवाई प्रेस्क्राइब कर देते हैं, बहुत हैवी डोज भी प्रेस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। मतलब उतनी ट्रेनिंग है नहीं उनके पास, उतने क्वालिफाइड वो है नहीं, बट हमारे यहाँ उस तरह के डॉक्टर्स भी चल रहे हैं, ठीक है। उनके पास खुद प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है कि हमें कौन सी एंटीबायोटिक देनी है इनको, ठीक है, वो उसका सिलेक्शन करना वो खुद नहीं जानते। Next is inadequate healthcare facilities. Now, as I told you in newspaper also कि overcrowded हैं हमारे हॉस्पिटल्स, ठीक है, तो नो वन केयर, वहां पर डॉक्टर्स भी इवन ये नहीं सोचते कि इसका पूरा अच्छे से एग्जामिन करूं मैं कि कौन सा माइक्रोब है, उसके हिसाब से एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को प्रेस्क्राइब करूंगे। तो ये जो ओवर क्राउडेड है हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज की, इवन डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ थोड़े कमी है, तो इस वजह से जो टाइम क्रंच होता है, ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम होता है कि वो पेशेंट को अच्छे से एग्जामिन कर सकें, ठीक है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री को चेक कर सकें। चेक करना दूर की बात है, पूछने का भी टाइम नहीं होता, ओके। और फिर वो आपको रेकमेंड कर देते हैं एकदम इनएप्रोप्रिएट यूज, ओके। दूसरा, अब इनका यूज सिर्फ ह्यूमन बॉडी पे नहीं, इनका यूज एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में भी बहुत ज्यादा होता है, ओके। और वो इनडायरेक्टली फिर ह्यूमन बॉडी में ही आता है। जैसे आप अगर पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह जानते होंगे ना, तो उसमें एक एजेंट यूज करते हैं ये लोग, दैट इज नोन एज कॉलिस्टिन। कॉलिस्टिन, ठीक है, ये उनकी ग्रोथ प्रमोट करता है, ठीक है, ताकि वो अच्छा बड़ा बड़ा दिखे, भरा भरा सा, ठीक है, और प्राइस अच्छे मिले, ओके। तो इस वजह से भी कॉलिस्टिन एएमआर डेवलप हुआ है इंडियंस में, राइट। तो इस तरह की चीजें जो एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर में यूज हो रही हैं, इनका रेगुलेशन भी जरूरी है। इसलिए फिर अब वो कंसेप्ट निकल के आता है वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच यानी सिर्फ ह्यूमंस की हेल्थ की बात नहीं करनी है हमें, एनिमल्स, प्लांट्स, ओवरऑल पूरे एनवायरमेंट इकोसिस्टम की हेल्थ की बात करनी है पूरे प्लेनेट पर, ओके। क्योंकि आज जितनी भी अलग अलग डिजीज आ रही है, चाहे वो कोविड आया हो या कोई भी आया हो, ठीक है, सार्स आया था उससे पहले, ये सब वही हैं जो एनिमल से ही आए हैं, ठीक है। इबोला हो, वो भी बैट से आया, ठीक है। तो हमें वन हेल्थ अप्रोच की जरूरत है, अभी हम मेजर में डिस्कस करेंगे उसे। नेक्स्ट इज की इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग सही नहीं है, एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू, ओके, कि मॉनिटरिंग नहीं होती। काफी सारी गाइडलाइंस वगैरह दी गई हैं इनके लिए पहले भी कि किस तरीके से आपको प्रेस्क्राइब करनी है, बट मॉनिटरिंग नहीं होती है उसकी प्रॉपर, ओके। इवन जो ओवर द काउंटर सेल हम बात कर रहे हैं मेडिकल शॉप से, ठीक है, वो भी अलाउड नहीं है, बट उसके बाद भी वो देते रहते हैं, ठीक है, लोग लेते रहते हैं,
एंड वो देते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रॉनिक कैपिटलिज्म। अब आपको पता होगा कि एमआर टाइप के मेडिकल एजेंट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। वो डॉक्टर्स को बोलते हैं कि आप ये वाली दवाई हमारी ज़्यादा प्रिस्क्राइब कीजिए, वो बदले में क्या होता है, उनके लिए ट्रिप स्पॉन्सर कर दी जाती है, कई बार उनको गिफ्ट्स वगैरह दे दिए जाते हैं। कहने सुनने में अच्छा लगे ना लगे, बट दैट इज रियलिटी, ठीक है। हर मेडिकल शॉप का डॉक्टर्स के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, ठीक है। डॉक्टर्स, फार्मेसीज, इन सब के होते हैं, यू कैन से दे आर हैंड इन ग्लव्स, ओके। तो बिना वजह भी कई बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और आपको अपने आसपास हर शहर में से डॉक्टर मिल जाएंगे जिसको देख के आपको लगेगा ये बहुत ज्यादा मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, इतना सीरियसली तो मैं बीमार भी नहीं हूँ। ऑलराइट, नाउ अब देखिए, जब जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है ना इन दवाइयों की, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहीं पर इन लोगों से ये गलती होती है कि ये लोग अपना जो अनट्रीटेड वेस्ट है उसको नदियों में बहा देते हैं, ठीक है। रिवर्स में चला जाता है या ग्राउंड वाटर में चला जाता है। उसके बाद यानी कि आपने जो एक्टिव एंटी माइक्रोब्स थे, ठीक है, उनको आपने खुद ही एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया, राइट। सो वो इसको और ज्यादा प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट इज, अब ये सब बेसिक है, पुअर सैनिटेशन वगैरह की वजह से होता है, जैसे ओपन डेफिकेशन। चाहे हम कितना भी क्लेम कर लें ओपन डेफिकेशन फ्री एंड ऑल, बट नहीं है अभी भी, ठीक है, बहुत जगहों पे चल रहा है। उसी तरह से पुअरली कंटेमिनेटेड सेप्टिक सेप्टिक टैंक्स, राइट, ये सब की वजह से आईएमआर बढ़ता है हमारा। इसके अलावा इम्प्रॉपर इन्फेक्शन प्रिवेंशन इन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। अब जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि हॉस्पिटल जाओ, तो अगर आप किसी को लेके भी जा रहे हो ना पेशेंट को, तो भी अपने ग्लव्स पहन लो, मास्क लगा लो। क्यों? क्योंकि वहां पर भी प्रॉपर सैनिटाइज नहीं होते हैं हॉस्पिटल, स्पेशली मोर इम्पोर्टेंट फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक। एक ही बेड पर दो दो तीन तीन पेशेंट्स को लिटाए रखे होते हैं, बिकॉज शॉर्टेज है उस चीज की, राइट। तो कई बार हमारे यहाँ माना जाता है कि ये जो हमारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है वो खुद एक स्प्रेड करने का एजेंट बन जाते हैं, ओके। नाउ हाँ, एक एग्जाम्पल भी था इसमें, जैसे कैंडिडा ऑरिस, ठीक है। इसका माना गया था ये जिन लोगों ने भी एक्वायर किया ना, हॉस्पिटल से एक्वायर किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज नो न्यू एंटी माइक्रोब डेवलपमेंट। सो या दैट इज है कि हम लोग इसमें और नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, और वही दवाइयां बार बार यूज कर रहे हैं, और जो आपके माइक्रोब्स होते हैं वो उस चीज को रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करना है तो हमें न्यू ड्रग्स बनानी होंगी, ओके। तो ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, वो बहुत सारे हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इसमें सिर्फ 5 पॉइंट भी याद रख लेंगे आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि वहां पर आपको अल्टीमेटली 150-250 वर्ड में ही लिखना है, ठीक है। तो मैंने आपके सामने सिर्फ लिस्ट डाउन कर दी है क्योंकि ये सबके सब न्यूज़पेपर में थे, ओके। बट आप कोई से भी 5 याद रख लीजिएगा जो आपको ईजी लगे, ठीक है। चैलेंजेस देख लेते हैं इसकी वजह से, चैलेंजेस क्या है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो आता है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में आता है, ओके। नाउ सी, और इसमें मैंने आपसे एक बात और की थी कि जब एएमआर बॉडी में डेवलप हो जाता है ना, तो उसके बाद आपकी जो सर्जरीज वगैरह होती हैं, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए कि कैंसर में जो दी जाती है कीमोथेरेपी, ये उसको ना एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से उसको और कॉम्प्लेक्स बना देता है ये, और फिर इसमें आपका जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो बढ़ जाता है, राइट। तो इनका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि ये खुद को ट्रीट करना तो ऑलरेडी मुश्किल है, बट अगर ये आपकी बॉडी में है तो आपको जो भी और दूसरी बीमारियां होंगी, आपकी सर्जरी वगैरह, कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह, उसको ये और ज्यादा मुश्किल बना देंगे, राइट। अब एज पर ग्राम रिपोर्ट, ठीक है, एक रिपोर्ट आई थी, ठीक? ना भी याद रहे तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट एक डेटा याद रख लो कि करीब करीब हर साल 7 लाख डेथ होती हैं इसकी वजह से, ओके। 7 लाख डेथ, ठीक है। और इसमें सबसे सबसे ज्यादा जिसकी वजह से हुई है वो हुई है ई कोली की वजह से, इसलिए ये नाम हमने बहुत ज्यादा सुना होता है, ओके। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक बर्डन पड़ता है ऑब्वियसली हमारे खुद के सिस्टम पे। इसका पूरा नाम जान लो अगर जानना है तो, वैसे याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबल रिसर्च ऑन एएमआर, ठीक है, यानी कि ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, ग्राम रिपोर्ट, ठीक है, एक प्रोजेक्ट था ये, ओके। इकोनॉमिक बर्डन ऑब्वियस सी बात है कि अ, आपकी पुरानी ड्रग्स काम नहीं कर रही हैं, फिर से डॉक्टर को दिखाइए, फिर से दूसरी ड्रग ली, उस तरीके से अलग से इकोनॉमिक बर्डन पड़ता है। और अगेन एज पर जिस जी ग्राम, एज पर दिस ग्राम, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे आपको करीब करीब $1 ट्रिलियन का खर्चा होगा बाय 2050, ठीक है। देखो एग्जैक्टली नहीं भी याद रहे ना तो भी एक अंदाजे से लिख दिया करो, दैट्स हाउ यू मेक योर आंसर इन मेंस। हर चीज आपको टिट्टो याद रहेगी, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक क्वेश्चन लिख के कंप्लीट करो फिर दूसरा आएगा, एक
पूरा नया टॉपिक, ठीक है, उसमें दिमाग लगाना होता है। नाउ अब देखिए, जैसा कि डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है वर्ल्ड ओवर, तो ये एक नया पेंडेमिक बन सकता है हमारे लिए वर्ल्ड ओवर, स्पेशली दिस सी ऑरिस, ठीक है, सी ऑरिस सुपरबग, ये एक न्यू पेंडेमिक का कॉज माना जा सकता है। ठीक है। नाउ क्या स्टेप्स लिए गए हैं अब तक? तो देखिए, सबसे पहले तो बैन किया गया है एंटी माइक्रोबियल यूसेज का इन एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था, उसमें इसने कहा था कि हम इन दो को बैन कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, इसको एग्रीकल्चर में बैन कर दिया गया था, एंड प्रमोशनल यूज ऑफ कॉलिस्टिन इन पोल्ट्री फार्मिंग एज वेल, ठीक है, दिस कॉलिस्टिन जो मैंने आपको ऊपर बताया था, पोल्ट्री फार्मिंग में एज अ ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, तो इन तीनों को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, ठीक है, सो दैट वाज अ गुड स्टेप। नेक्स्ट इज देयर इज ए नेशनल प्रोग्राम ऑन एएमआर कंटेनमेंट, ये हम लोगों ने लॉन्च किया था 12 5 ईयर प्लान के टाइम, और यहाँ पर एक पूरा का पूरा सर्विलेंस नेटवर्क बनाया गया था, ठीक है, जिसके अंडर में हम लोगों ने स्टेट में जितनी मेडिकल कॉलेजेस है उन सब में लैब्स बनाई जाएंगी इसके लिए, ठीक है, ताकि इसका सर्विलेंस अच्छे से किया जा सके और इसको क्योर किया जा सके और ज़्यादा स्प्रेड होने से रोका जा सके। इसके बाद एक दिल्ली डेक्लेरेशन के लिए आया था। दिल्ली डेक्लेरेशन और नथिंग बट आप कह सकते हो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच में एक कंसेंसस साइन हुआ था, ठीक है, और सबने प्लेज लिया था कि हम इसको कंटेन करने में कोशिश करेंगे, ठीक है, प्लेज लिया गया था फॉर कंटेनमेंट, राइट, क्योंकि इसमें सभी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगी, राइट, उसी तरीके से आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगी, राइट, तो इंटर मिनिस्ट्रियल एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक प्लेज लिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए चेन्नई डिक्लेरेशन, क्योंकि इसने कहा था कि हमें बैन करना होगा यूज, ओके, इसको आप कहते हो न्यू H1 rule, okay, this was introduced which banned the use of only second and थर्ड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ओके, और ये H1 रूल क्या था? तो इसने बस यही कहा था कि ये जो ओवर द काउंटर सेल होती है ना दवाइयों की, ठीक है, ओवर द काउंटर सेल, इसको रेगुलेट करने की जरूरत है, राइट, और ये जो सेकंड थर्ड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स थी इनको बैन करने की बात की गई थी। ओके, नेक्स्ट इसके लिए लॉन्च किया गया था रेड लाइन कैंपेन, तो इट इज नथिंग बट जस्ट एन अवेयरनेस कैंपेन, ऑलराइट, अवेयरनेस कैंपेन था। इसके अलावा अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें तो डब्ल्यूएचओ लेकर आया था अपना ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एएमआर 2015 में, ओके, यहाँ पर इसने कहा था कि एक ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एक्शन प्लान की जरूरत है हमें, ताकि हम रिड्यूस कर सकें इंसिडेंस ऑफ एएमआर, और इसके लिए सब कुछ करना होगा, हमें अवेयरनेस बनानी होगी लोगों में कि बेवजह दवाई का कंजम्पशन ना करें, ओके, उसके अलावा इफेक्टिव सैनिटेशन हाइजीन वगैरह पर फोकस करना होगा, ऑलराइट। अब व्हाट आर दी फर्दर स्टेप्स जो हमें देखने की जरूरत है? तो अब ये सब वही है जो आपने ऊपर रीजंस में देखा था। हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी इसमें? सैनिटेशन एंड हाइजीन पर फोकस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एंड सैनिटेशन सिर्फ नॉट इंडिविजुअल लेवल बट ऑल्सो हॉस्पिटल्स, राइट, उसी तरीके से चेन्नई डिक्लेरेशन को अच्छे से इंप्लीमेंट करना होगा, दैट इज दैट न्यू H1 रूल, ठीक है, जिसने बैन किया था सेकंड एंड थर्ड लाइन एंटीबायोटिक्स को, इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, और ओवर द काउंटर जो सेल हो रही है दवाइयों की उसको रेगुलेट करने की जरूरत है, ऑलराइट, यानी कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जाए, ठीक है, तो चेन्नई डिक्लेरेशन याद रखा जाए। देखिए कई बार प्रीलिम्स में इस तरीके से पूछा जाता है सिंपल कि दिस चेन्नई डिक्लेरेशन वाज रिलेटेड टू व्हाट, ओके, सो वो इन दो चीजों से रिलेटेड था, एंटीमाइक्रोबियल वगैरह को रेगुलेट करने के लिए, ओके, उसी तरीके से हमें पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की जरूरत है, यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा लैब्स बनाने की जरूरत है ताकि टेस्टिंग वगैरह थोड़ी सी फास्ट हो सके, और सिमिलरली जो डॉक्टर्स भी हैं तो उनकी हमें ट्रेनिंग और ज्यादा बेटर बनाने की जरूरत है, स्पेशली स्मॉल स्मॉल टाउन्स वगैरह में, ओके, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स होने की जरूरत है, वही सब सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है, प्रोफेशनल्स एंड ऑल का रिक्रूटमेंट वगैरह, वन हेल्थ अप्रोच, ठीक है, ना सिर्फ ह्यूमन बल्कि एनिमल्स, ठीक है, एग्रीकल्चर में ये इंसेक्टिसाइड्स वगैरह ऑल, ठीक है, प्लांट्स हो, पूरा का पूरे इकोसिस्टम की हेल्थ
को ध्यान में रख के हमें अपना अप्रोच लेना चाहिए, ना कि सिर्फ ह्यूमन हेल्थ की बात की जाए, ठीक है। क्योंकि हमें ज़रूरत है रिड्यूस करने की ऑल दिस बायोपेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, ठीक है, बायोपेस्टिसाइड्स, ओके, फंगीसाइड्स, ठीक है, कॉलिस्टिन बता ही दिया है पोल्ट्री वगैरह में, वहाँ यूज़ होगा तो वो ह्यूमन बॉडी में आएगा ही, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ओके। इसके अलावा इसकी गवर्नेंस और मॉनिटरिंग को थोड़ा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है कि हमारे पास रेगुलेशंस हैं कि इनके कंजम्पशन, इनके यूसेज को कैसे रेगुलेट करना है, बट उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके न्यू ड्रग्स बनाने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि ये माइक्रोब्स वगैरह पुरानी ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो चुके हैं, सो वी नीड न्यू, ओके। नेक्स्ट इज अवेयरनेस, ताकि डॉक्टर्स में भी एंड पेशेंट्स में भी, ताकि अननेसेसरी जो कंजम्पशन है उसको रोका जा सके। ऑलराइट, सो बस इतनी सी बातें थी। इसके अलावा आप लास्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 को मेंशन कर सकते हो, जो कहता है इंश्योरिंग गुड हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल, ठीक है। तो अगर हमें ये अचीव करना है तो हमें नेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, और लोकल लेवल पर हमें ये सारे जो आपने ऊपर मेजर्स लिखे हैं ये सब लेने की जरूरत है। दैट फॉर्म्स योर कंक्लूजन। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। हमने इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने। वैसे मेजॉरिटी हम लोग न्यूज़पेपर में पहले से देख चुके थे, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा इन 2 चीज़ों का, ये आपके प्रीलिम्स में आपको परेशान करेगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं हमें। जो चीज़ पढ़ी हो वो क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो फिर वो बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर जॉइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।